हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम पैथोलॉजी सेक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग। अगेन दिस डिजीज इज कॉल्ड बाय फंजाई। ठीक है, और जो फंगस इसे कॉज करती है, मेन फंगल पैथोजन इसका है पाइथियम विच बिलोंग्स टू क्लास ओमाइसीड्स। ओके, नाउ इसको हम धीरे धीरे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पाइथियम के अलावा और भी फंगस हैं जो कि जाने जाते हैं इस डिजीज को कॉज करने के लिए। डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग मोस्ट कॉमन डिजीज है जिसे हम में से लगभग हर किसी ने देखा होगा। जब आप किसी भी अनाज, सीरियल्स या वेजिटेबल्स को लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरू में जब सीड से इमर्ज आउट होते हैं रेडिकल, प्लिम्यूल, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल, उसी टाइम पे ये सीधे खड़ा होने की बजाय लेट जाता है। ठीक है, जिससे आपकी जो क्रॉप होती है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को अचीव नहीं करती, पूरी की पूरी फसल नुकसान होती है। सो स्टे ट्यून्ड, हम आगे इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द अदर कॉजल एजेंट, a number of different fungi and fungi-like organisms. ऐसा नहीं है कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग इज ओनली कॉज्ड बाय पाइथियम। पाइथियम के अलावा इसके और भी कॉजल ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें से कुछ के नाम हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें है आपका अल्टरनेरिया स्पीशीज, बोट्रोइटिस सिनेरिया, पॉइंटर ले लेते हैं, बोट्रोइटिस सिनेरिया जिसे कि हम ग्रे मोल्ड कहते हैं, फ्यूजेरियम स्पीशीज, ठीक है, फाइलोस्टिक्टा स्पीशीज, नाउ फाइटोप्थोरा, स्यूडोमोनास स्पीशीज, पाइथियम। पाइथियम के बारे में ही हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंगस है जो कि डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है, दैट इज राइजोक्टोनिया सोलैनी, और ये टोमेटो वगैरह में रिपोर्टेड है। इसके अलावा स्क्लेरोशियम रॉल्फसी। ठीक है, बाकी इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखी हैं कि स्पेशली इनके होस्ट कौन से हैं, उन्हें थोड़ा सा आप इन डिटेल देखेंगे तो समझ जाएंगे। नाउ हम बात करते हैं होता क्या है इसमें। सीड एंड सीडलिंग्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स और vegetables, cereals, fruit and forest trees are affected by these fungus. ठीक है, डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ है क्या? इट इज अ टर्म अप्लाइड टू अ वेरी कॉमन ट्रबल इन विच सीडलिंग्स आर अटैक्ड बाय सॉइल इनहेबिटिंग फंगस। सबसे बड़ी चीज, ये जो फंजाई होती है ये सॉइल में पाई जाती है। ठीक है, and usually just at the soil level on the hypocotyl or upper taproot, causing partial or complete rot and the seedling suddenly topple over. Topple over का मतलब यही होता है कि बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाना और झुक जाना, ऐसे गिर जाना। ठीक है, इन अ कैरेक्टरिस्टिक मैनर। नाउ इसमें दो स्टेजेस होती हैं, प्री इमरजेंस स्टेज एंड पोस्ट इमरजेंस। मतलब जब अभी सीडलिंग जर्मिनेट हो रहा है, अभी वो पूरी तरीके से इमर्ज आउट नहीं हुआ है मिट्टी से, तो उस स्टेज में क्या प्रॉब्लम होती है, और जब ये जर्मिनेट हो जाता है तब क्या होता है। सो द प्री इमरजेंस स्टेज की हम यहाँ बात करेंगे। दिस इज अ स्टेज व्हेन द यंग सीडलिंग आर killed before they reach the surface of the soil when the hypocotyl has just emerged. ठीक है, हाइपोकॉटिल अभी, ये देखिए मैंने इसीलिए बगल में थोड़ा सा सीडलिंग के जो स्टेजेस होते हैं उन्हें भी डाल दिया है। नीचे की तरफ रेडिकल और हाइपोकॉटिल ऊपर निकलता है, शूट। ठीक है, रेडिकल नीचे जाता है, रूट। तो क्या होता है, दिस इज द स्टेज व्हेन द यंग सीडलिंग्स आर किल्ड बिफोर दे रीच द सरफेस ऑफ द सॉइल। जस्ट अभी इसका हाइपोकॉटिल निकला रहता है। ठीक है, तभी ये सीड जो होती है खत्म हो जाती है, मतलब डाई बैक कर जाती है। द रेडिकल एंड प्लिम्यूल आर डिस्ट्रॉयड एज सून एज दे कम आउट ऑफ द सीड। ठीक है, प्लिम्यूल ये इसकी होती है फर्स्ट ट्रू लीव्स, और रेडिकल ये जो इसका रूट बनाता है, ये सारी चीजें
डिस्ट्रॉयड आउट हो जाती हैं, जस्ट अभी ये सीड कोट से निकले ही रहते हैं तभी। ओके, नाउ द पोस्ट इमर्जेंस स्टेज, मतलब इमर्ज आउट तो हो गए हैं लेकिन अब आगे प्रॉब्लम हो रही है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सीडलिंग आर आउट ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉइल, सॉइल से बाहर आ गए हैं, एंड ऑन बीइंग इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन दे टॉपल ओवर एंड लाई ऑन द सर्फेस। ये निकलते हैं, बाद में गिर जाते हैं। ठीक है, द इन्फेक्टेड पार्ट ऑफ सीडलिंग लुक मच मोर थिनर, पतला होता है और वो उस भार को सहन नहीं करता, ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, नाउ पाइथियम फंगस आप पढ़े होंगे, तो वहां पे भी पाइथियम डिवेरियनम की लाइफ साइकिल पढ़ाई जाती है। यहाँ पे अगेन क्योंकि इसी फंगस से डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग हो रही है तो मैं इसको डिस्कस करूंगी क्योंकि ये फंगस ऊमाइसीड्स क्लास का है। तो ऊमाइसीड्स में आप जानते हैं कि प्रॉपर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, मेल और फीमेल, फीमेल ऊगोनियम और मेल आपका एंथ्रीडियम, और जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज oogamous टाइप। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो यहाँ पे हम इसकी लाइफ साइकिल देख लेंगे। देखिए क्या होते हैं, माइसीलियम होते हैं, इंटर एंड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। ठीक है, ये जर्मिनेट करेंगे और इसमें आपके बनेंगे स्पोरेंजियम। अब क्या होता है कि जब डायरेक्ट स्पोरेंजियम बने, फिर वो स्पोरेंजियम जब आफ्टर सर्टेन टाइम जब वो फटता है उसमें से जू स्पोर निकले, अनफेवरेबल कंडीशन है तो जो जू स्पोर होता है इंसिस्टेड फॉर्म में रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वही सिस्ट जर्मिनेट करता है और फर्दर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे कोई मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात नहीं है, तो ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर जो डाइंग सीडलिंग है, अब जैसे यहाँ पे हाइफी से जैसे आपके मेल और फीमेल ऑर्गन बने, तो ये आपका एंथ्रीडियम है, ऊगोनियम आपका ग्लोबुलर होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में 3 प्रोसेस होगी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी पहले ये एंथ्रीडियम इससे जाके तो इनकी जो वॉल होगी ये डिसॉल्व होगी, इनके आपस में प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ ऊगोनियम, इसके बाद कैरियोगैमी होगा, इसका और इसका न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, फिर जो ऊ स्पोर बनेगा विंटर टाइम में, ये ओवर विंटरिंग ऊ स्पोर लिखा है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो इसी में से आपका स्पोरेंजियम निकलेगा। ठीक है, फिर इसी स्पोरेंजियम में आपके बनते हैं जू स्पोर्स, और फिर जब ये स्पोरेंजियम फटेगा तो इसमें से आपके बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर्स निकलेंगे। ठीक है, फ्लैजिला 2 तरह के होते हैं, टिंसल और विप्लेश। ठीक है, टिंसल जिसमें कि ऊपर भी रोए पाए जाते हैं, विप्लेश जो स्मूथ होता है फ्लैजिला। ठीक है, तो फिर ये सिस्टेड फॉर्म में रहेगा, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो सिस्ट बना के रहेगा, एज सच सॉइल में पड़ा रहेगा। फेवरेबल कंडीशन में यही सिस्ट जर्मिनेट होगा और इसमें से निकलेंगे इन्फेक्शन थ्रेड, जिसको कि हम कहते हैं एप्रिसोरियम। ठीक है, ये हाइफी का मॉडिफिकेशन है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, तो इन्फेक्शन कॉज करने वाली हाइफी दैट इज कॉल्ड एप्रिसोरियम। ये इन्फेक्शन कॉज करेगी किसमें, स्टेम में, सीड में, रूट में। ठीक है, और फिर जाके इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। सॉइल में पाया जाता है तो इजिली इन्फेक्ट कर लेता है ये। ठीक है, नाउ द माइसीलियम इज सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब मोर देन 1 न्यूक्लियस, और सिनोसिटिक होगा तो एसेप्टेट होगा। ठीक है, लोअर फंजाई है, फंजाई में भी एस्कोमाइसीड से हायर फंजाई होती है, ऊमाइसीड सभी लोअर ही है, तो सिनोसिटिक और एसेप्टेट इसका थैलस होगा। प्रोड्यूस टर्मिनल और इंटर कैलरी स्पोरेंजिया, ये जो इसमें दिख रहा था ऐसे स्पोरेंजिया बन रहा था, ये जब ऊपर की तरफ होगा तो टर्मिनल, अगर यही स्पोरेंजिया से बीच में बनता है तो दिस इज कॉल्ड इंटर कैलरी। ठीक है, स्पोरेंजिया जर्मिनेट डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, या तो सीधे जर्म ट्यूब बनाएगा या तो जू स्पोर्स बनाएगा। जू स्पोर जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं प्रोड्यूस होते, दे प्रोड्यूस इन वेसिकल, किडनी शेप्ड होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं। जब वेसिकल रप्चर करती है तो ये जो जू स्पोर होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है, ये स्विम करते हैं पानी में एंड इंसिस्टेड। ठीक है, फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जर्मिनेट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब। When the fungal pathogen approaches towards the end of its growing season, it initiates sexual reproduction. ठीक है,
जब फंगल पैथोजन के ग्रोइंग सीजन का एंड होता है तभी अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक, डिजीज साइकिल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, द पेरिनेशन, प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो कि पूरी डिजीज साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना डिजीज साइकिल। ठीक है, डिजीज साइकिल में द फर्स्ट वन इज पेरिनेशन। पैथोजन जो होता है ये, क्योंकि सॉइल बॉर्न पैथोजन है, तो दिस पैथोजन पेरिनेट्स इन सॉइल थ्रू इट्स ऊ स्पोर। ठीक है, ऊमाइसीड्स क्लास का है, अपने ऊ स्पोर के द्वारा ये पेरिनेट करता है, प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस और थ्रू इट्स माइसीलियम। ठीक है, सॉइल में रहेगा इन्फेक्टेड जो प्लांट डेब्रिस, जैसे आप कोई भी फसल निकालते हो तो कुछ ना कुछ रह जाता है, उसके थ्रू ये पेरिनेट करता है फ्रॉम वन सीजन टू अदर सीजन। पैथोजन लीव्स एज सेप्रोफाइट्स ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल सबस्ट्रेटा इन सॉइल। ठीक है, ये पैथोजन जो होता है सेप्रोफिटिक होता है, जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, दैट इज कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। जब इनको प्रॉपर होस्ट और फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती हैं तब ये पैथोजन इन्फेक्ट करता है सीड और सीडलिंग को। ठीक है, फेवरेबल एनवायरनमेंट और प्रॉपर होस्ट मिलेगा इन्हें तो दिस पैथोजन इन्फेक्ट्स सीड एंड सीडलिंग। नाउ द प्राइमरी इन्फेक्शन, जो पेरिनेटिंग oospores होते हैं या सेप्रोफिटिक माइसीलियम होते हैं which occur in soil through its oospores present in infected plant debris. ठीक है, the germ tube resulted by the germination of oospore enter inside fresh new seed. जो जर्म ट्यूब होती है जब oospore का जर्मिनेशन होता है, यही आपके फ्रेश सीड में एंटर करता है और उसको भी इन्फेक्टेड कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, ओ स्पोर से निकला जर्म ट्यूब, वो जर्म ट्यूब फ्रेश सीड को इन्फेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। वो शुरू से इन्फेक्टेड नहीं था लेकिन ये जर्म ट्यूब जाके उस फ्रेश सीड को इन्फेक्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। नाउ बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंडरी इन्फेक्शन का, दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन भी सेम ग्रोइंग सीजन में होता है, सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ वेट करना है अगला, सेम ग्रोइंग सीजन में। क्या होता है, जब सेम ग्रोइंग सीजन में अगेन इन्फेक्शन होता है तो समझिए डिजीज बहुत तेजी से फैलेगी, बहुत ज्यादा नंबर में ये अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे। ये होता कैसे है, बाय जू स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन ऊ स्पोर से, सेकेंडरी इन्फेक्शन जू स्पोर से। इन फेवरेबल कंडीशन क्विक प्रोडक्शन ऑफ जू स्पोर, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो जू स्पोर बहुत तेजी से प्रोड्यूस करेंगे। नाउ किसी भी डिजीज को होने के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन होती है वो क्या क्या है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम डिजीज को अपने लेवल पे मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें, ये इतनी तेजी से फैले ना। तो ऐसे फैक्टर्स जो डिजीज को प्रमोट करते हैं जिनसे हमें बच के रहना है वो है पुअर एरिएटेड या इल ड्रेन सॉइल। सॉइल में एयर के लिए वो कुड़ाई उड़ाई करते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें भी प्रॉपर एयरिंग हो, एरेशन हो। टेम्परेचर इन सॉइल बिटवीन 75 टू 85 डिग्री, जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है तो वैसे भी पैथोजेंस नष्ट हो जाते हैं, डिपेंड करता है कि क्या टेम्परेचर वो टॉलरेट करते हैं। ठीक है, एबंडेंट मॉइस्चर, मॉइस्चर रहेगा तो फंगस तो ग्रो करेगा ही, मोस्ट फेवरेबल उनको जो कंडीशन चाहिए वो यही है कि सनलाइट ना पड़े और मॉइस्चर रहे। ठीक है, ओवर क्राउडिंग ऑफ सीड एंड सीडलिंग्स, ये जो सीड वाली चीजें होती है ना जिसको हम ऐसे छिड़क देते हैं, धनिया है, कोई भी चीज है, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम ऐसे हाथ से लगा देते हैं, हम लोग गमले वमले में भी लगा देते हैं तो एक ही जगह पे बहुत सारे सीड पड़ जाते हैं, तो दैट इज ऑल्सो थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, अक्रेंस ऑफ टू मच डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत ज़्यादा सड़ा गला लिटर पत्तियां, ये सब नहीं चाहिए इनको, क्योंकि प्रॉपर छोटे हैं ना, सीडलिंग्स हैं, तो एरिएशन चाहिए। ये नहीं कि ढक गए उसी से, एयर मिल ही नहीं रहा है, मॉइस्चर हो गया, काम खत्म, वो डैम्पिंग ऑफ हो गया। नाउ अगर डिजीज हो जाए मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ऐसा थोड़े कि मान लेंगे कि गई हमारी फसल, काम खत्म, नहीं। हम अपने लेवल पे कोशिश करेंगे। उसमें हम सबसे पहला काम करते हैं ना, किसी भी डिजीज से बचने के लिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
तो कुछ प्रिलिमिनरी लेवल प्रिकॉशन लेके चलते हैं। ट्रीटिंग सीड विथ सुटेबल प्रोटेक्टेंट्स, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट कर देते हैं सीड्स का मर्क्यूरी क्लोराइड से, एरेसन से, मेटालेक्सिल से, एग्रोसेन से एंड जीएन से। ये कुछ ऐसे फंजीसाइड्स या किल करते हैं माइक्रोब्स को, तो प्री ट्रीटमेंट सीड्स का कर देते हैं कि पहले से ही हम अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आए ना। फिर इसके अलावा बहुत सारे बायो कंट्रोल आजकल आ गए हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का क्या तरीका है कि हमें भी हार्म ना हो, सॉइल भी ना खराब हो और हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारा फसल है वो भी सही रहे। तो सीड्स कोटिंग विथ ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, पेनिसिलियम, स्यूडोमोनास सिपेसियन, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, वेरी इफेक्टिव बायोलॉजिकल कंट्रोल। देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या हो रहा है ना, कुछ ऐसे फंगस हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटागोनेस्टिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप उन्हें डाल देंगे तो वो आपकी क्रॉप को ग्रोथ को इन्हांस भी करेंगे, सॉइल को भी नुकसान नहीं करेंगे और इनको वो स्पेसिफिक फंगस से बचा के रखेंगे। इनके बीच में एंटागोनेस्टिक एक्टिविटी होती है, उसके लिए आपको पूरा वो मैसेंजर सिस्टम और सिग्नलिंग पढ़ना पड़ता है। इतना नहीं जानने की ज़रूरत है, बस इतना जानिए दो चीज़ें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल पे राइट नाउ आज की डेट में बहुत काम हो रहा है, जिससे कि हमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर खेतों में ना डालना पड़े। नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो हमारे पास फंजीसाइड्स अवेलेबल है आज के टाइम पे। कैप्टेन, थेरम, ब्लिटॉक्स 50 मार्केट में मिलती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजीसाइड, उन्हें डाइल्यूट आउट करके स्प्रे करना होता है पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है देन क्योर से। तो गुड सॉइल ड्रेनेज होनी चाहिए, एरिएशन होना चाहिए, बढ़िया ड्रेनेज होनी चाहिए। इसमें हम एक्सेस नाइट्रेट के यूज़ को अवॉइड करें, यूज़ ऑफ वेल डिकम्पोज मैन्योर और नो रिपीटेशन ऑफ सेम क्रॉप। देखिए क्या होता है, कोई भी फंगस जो होती है, कोई भी डिजीज़ जो होती है, होस्ट स्पेसिफिक होती है। आप कोशिश करिए कि अगर एक साल उस क्रॉप को वहां लगा रहे हैं तो आप अपना खेत बदलिए, ठीक है, जिससे कि वो पैथोजन डिस्ट्रॉय आउट हो जाए, ठीक। तो इस तरह के कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, पुराने टाइम से ये सारी चीज़ें चली आ रही हैं। बाकी फंजीसाइड वगैरह तो अब आने लगे, उसमें भी अब हम मूव कर रहे हैं केमिकल ट्रीटमेंट से बायो कंट्रोल की तरफ, नुकसान कम हो फ़ायदा ज़्यादा रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज़ है और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो पढ़ते रहें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहें और इसी तरह से हमारे चैनल को वॉच करें, प्यार दें, प्रमोट करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।